ब्रेक के बाद खैर मकदम में आप सभी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सलाम जेके आसिफ रशीद और सनम एजाज के साथ 9:05 हो रहे हैं। मजीद आगे बढ़ेंगे, एक अहम मामले पर बात करेंगे और बात ज़रा मेडिकल के शोबे की भी, क्योंकि मेडिकल के शोबे में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे आलात हैं जिनका इस्तेमाल होता है और जो इसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस थी कि कैसे कहाँ पर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए मजीद कुछ कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन जो है मेडिकल डिवाइसेस की इससे पहले रेगुलेट नहीं की गई थी, लेकिन अब रेगुलेट करने के लिए और रूल्स के हिसाब से इनका इस्तेमाल करने के लिए ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू और कश्मीर DFCO की तरफ से इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी बना दिए गए हैं। अफसरान की तरफ से कहा गया है कि जो एक तो जो सेल है या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी तकसीमकारी का जो अमल है तमाम मेडिकल डिवाइसेस का, वो इससे पहले जो अनरेगुलेटेड था, लेकिन अब यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिस हिसाब से तमाम जो तिब्बी आलात होते हैं उनकी फरोख्त या तकसीम ज़ाब्तों के दायरे में रहकर की जानी चाहिए। किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा अगर कोई लेता है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस से आगे बढ़ाता है। मजीद इसमें क्या कुछ है, सनम सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल इरफान फाजिल श्रीनगर से हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है। एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा, इरफान अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हर कोई सिरिंज बेचना शुरू कर देता था, हर दुकान पे सिरिंज बेचा जा रहा था श्रीनगर में। कम से कम अगर इन तिबी हालात पे अगर कंट्रोल रहता है तो एक चीज़ फ़ायदा हो जाएगा कि ये सिरिंज जो हैं जो शहर में हमारे वबा फैली हुई है उन तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत उनको हो जाएगी। तो क्या बता रही है इंतज़ामिया इस प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए? देखिए सनम, जहां तक इस मुद्दे का ताल्लुक है और जहां तक ये जो मसला है ड्रग मिनियंस के हवाले से देखें तो ये काफी ज्यादा जो है अरूज पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स है, जितने भी केमिस्ट है या जो भी ड्रग डीलर्स है, खासतौर पर जो दवाइयों का कारोबार करते हैं, इनफैक्ट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रेगुलेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब जिस तरीके से डेफको ने यह कदम उठाया और खासतौर पर बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से जो फॉर्म निकाला है, जिसकी तारीख जो है 20/10/2022 को जो है स्टैंड की गई है विद द ऑर्डर नंबर 78, और साथ ही साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी की गई है जिसमें defco.org के नाम से एक वेबसाइट होगी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इसकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन होगी, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स MD41 जो है इन द शेप ऑफ हार्ड कॉपी वो भी सबमिट करनी होगी। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये सर्टिफिकेट जो है उन्हें मिलेगी ताकि वो मेडिसिन को, ताकि वो ड्रग्स को रेगुलेट कर सके। इस बीच बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये बताया है कि इंस्पेक्शन टीम जो है अथॉरिटी की, उन्हें लगातार राउंड पर रहना पड़ेगा और खुसूसन और भी कुछ चीजें इसमें स्ट्रिक्ट करनी होंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह के मामला चेकिंग लिस्ट को लेकर होते हैं, लाइसेंस के मामला होते हैं, ड्रग सेलिंग के मामला होते हैं, या कितना मेडिसिन बेचा गया और कितना मेडिसिन है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फुल HD CCTV कैमरास 1080p हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाने होंगे, जो मुकम्मल 6 महीने का डेटा जो है फार्मास्यूटिकल शॉप्स, केमिस्ट की शॉप्स पर रिकॉर्ड करेंगे और किसी भी वक्त जो है उस चीज के बारे में पता चलना चाहिए कि इन्होंने कितना बेचा, कितना खरीदा, यानी सेलिंग और परचेजिंग के मामला जो ड्रग्स को रहेंगे उस पर बाज़ाब्ता नजर रहेगी। और इसके साथ साथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है सनम जी, जैसे आपने कहा कि सिरिंजेस को लेकर बात करें, जो आजकल ड्रग्स के जो मामला हो गए हैं, या खुसूसन जो बहुत सारे ड्रग पेडलर्स जो है वो टिचू जो आप देखिए कि इंजेक्शंस लेकर बाद में उसमें मेडिसिन डाल के, कल भी हमने एक बहुत बड़ा हादसा देखा। इनफैक्ट एक जगह पर शख्स एक ड्राइव कर रहा था, अचानक से उसने गाड़ी ठोक दी, 4 लोगों की जो है उसमें कह सकते हैं कि नुकसान भी हुआ और बाद में पता चला कि वो शख्स जो है ड्रग्स में मुब्तला था। तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन इकदाम है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करनी है। कई सारे ऐसे दुकान है, कई सारे ऐसे सेलर शॉप्स है जहां पर विदाउट कंसेंट जो है मेडिसिन बेची जाती है। और सबसे बड़ी बात प्रिस्क्रिप्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा, दिल्ली में आप एक दवाई की टेबलेट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं खरीद सकते हैं जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। मगर हमारे कश्मीर में क्या है, लेन देन का मामला है, सलाम अलैकुम है, अगर कभी कभी दवा की जरूरत भी पड़ती है तो दुकानदार उसे इजीली दे पाता है। अब अगर इस तरह के सख्त कायदे कानून लागू होता है तो जाहिर सी बात है ड्रग मिनियंस को लेकर या बाकी मामला पर जरूर रोक लगेगी। एक चीज और भी, क्या ये इतना आसान था कि आप आसानी से ये डिवाइसेस खरीद सकें, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, या इस पर इससे पहले भी कोई जो कंसर्न अथॉरिटी है
जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन पर नजर रख सकती थी, इतना सख्ती से काम हुआ रूल्स के हिसाब से, या फिर फ्रीली कहीं पर भी आप मेडिकल शॉप पे चले जाएं आपको ये चीजें मिल जाती थी और फिर इस्तेमाल कहाँ होती थी ये भी पता नहीं है? देखिए, जाहिर सी बात है, डेफको ने जिस तरीके से इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लागू किया, रजिस्ट्रेशन के मामला को लागू किया, सर्टिफिकेट्स को लागू किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी, इस तरह का सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, कोई भी जाता था। और आम अक्सर पेशतर हम देखते हैं आसिफ, शहर श्रीनगर की मैं बात करूं या किसी भी एरिया की बात करूं, यहां पर दवाई जो है बड़ा आसानी से आप ले सकते हैं, नाम बता दीजिए मिल जाती है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि कई सारे ऐसे मेडिकल शॉप्स है जो आपको बिल भी नहीं देते और कोई लेन देन के हवाले से बिल भी नहीं पूछता है, क्योंकि इस पर जरूरी है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि कल दवाई के कुछ और मामला होंगे, यहां बड़ा इसको इजीली लाइट फैक्टर में लिया जाता है। और जिस तरीके से ड्रग मिनेंस बढ़ रहा है, जिस तरीके से ड्रग पैडलर्स को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से अब दवाइयों के साथ साथ सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड कॉमन फैक्टर, जिसकी वजह से इस पर रोक जरूर लगेगी और उन लोगों के भी खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा जो इसका फायदा उठाते थे। आसिफ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, हमारे यहाँ ना कश्मीर में बड़ी मुसीबतें हैं। एक मुसीबत यह है कि कोई भी दुकानदार जो है वो दवाई बेचना शुरू कर देता है और उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब अगर देखें तो किसी हद तक अब कंट्रोल आ चुका है, लेकिन पेंसारी वाला भी अब दवाई बेच देता है। और फिर ये मेडिकल गैजेट्स जो हैं, ख़ास तौर पे ये तो ज़रूरत की चीज़ें, ये तो ठीक है, लेकिन जो सिरिंज हैं, ये सिरिंज बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। ये जो जिस तरह अभी इसने लफन टिचू का इस्तेमाल किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो सिरिंज वगैरह जो है किसी मेडिकल जो गैजेट्स बेचने वाला है उसे ले आते हैं, उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है। तो कम से कम कंट्रोल रहेगा, उस पर नज़र रहेगी कि किसने किसको बेचे, कहाँ बेचे और किस तादाद में बेचे। एक रुकावट जो है, मैं ये जिस तरह से हालात कश्मीर के बने हुए हैं इस परेशानी के आलम में, जिससे हमारे जो नई पोद गुजर रही है, तो उसमें एक ज़रूर चीज़ है कि हमें कुछ न कुछ सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ बिल्कुल, अगर कोई फिर तकसीम करना चाहता है या इसे फ़रोग करना चाहता है तो उनके लिए भी कहा गया है कि फॉर्म MD-41 है, जिसमें आपको ये चीज़ मेंशन करनी है जो इस बार पिछले जो रूल्स थे उनमें तरमीम की गई है। ये एक नई बात इसमें। दूसरा, जो DFCO है, डायरेक्टर जो ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर, कहा गया है कि मजीद अगर डिटेल्स किसी तरीके से लेनी है, कैसे आपको इस नई क्राइटेरिया का हिस्सा बनना है, कैसे आप एप्लीकेंट होंगे चीज़ें खरीदने के लिए, तो वेबसाइट पर तमाम चीज़ें डिटेल वाइज दी गई हैं। और वेबसाइट है www.dfcojk.org.in, जिस पर आप आसानी से जा सकते हैं, नए रूल्स भी पढ़िएगा और कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स का हिस्सा बन सकते हैं वो भी आपको डिटेल वाइज यहाँ चीज़ें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा आप तरक्याती मंसूबों की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे दर्जनों तरक्याती मंसूबे हैं जिनमें हमने देखा कि कल बहुत सारे वज़ीर दिफा की तरफ से भी अवाम के नाम वक्फ किए गए, इनॉग्रेशन हुआ, इफ्तिताह किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनका भी इंतजार और भी तवील होता जा रहा है। इनमें बड़ा मंसूबा है जो मरकजी वजीर नितिन गडकरी जिस पर खुद अपडेट करते रहते हैं, वो है जम्मू अखनूर का वो प्रोजेक्ट जहां फ्लाईओवर भी बन रहा है, सड़क का काम भी चल रहा है, जिसे 4 लेन से 6 लेन बनाने की कोशिश है। लेकिन तवील ये जो फ्लाईओवर है जिस पर काम लगभग मुकम्मल होने के लिए अब मजीद मार्च 2023 तक की बात कही गई है। जम्मू अखनूर सड़क है, ये बड़ा मंसूबा है, 1345 करोड़ रुपए इस पर कुल लागत है सरकार की तरफ से, जो खजाने से खर्च इस पर पैसा किया गया है। और दूसरी बात यह है, सरकार मानती है कि ये जो कुशादगी का मामला है, जो वाइडनिंग का मंसूबा सरकार के हाथ में था, वो मार्च 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा, मतलब 5 से 6 महीने और इंतजार करना होगा। ये वही मंसूबा है जो सितंबर 2022 में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन जब वज़ीर दाखिला राजौरी गए थे 4-5 अक्टूबर को, उसके बाद नॉर्थ कश्मीर गए, तो उस वक्त ज़रूर इस सड़क की सजावट हुई दाएं बाएं और फ्लाईओवर को भी ओपन कर दिया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली आप देखेंगे तकरीबन 60% काम जो है वो इस 20 किलोमीटर स्ट्रेच पर, तीसरा जो पैकेज था PMDP के उसके तहत भी लिया गया था, वो भी उसका एक बड़ा पोर्शन है। 2023 तक वाइडनिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। और जब तक ये नहीं होता, शहर में ट्रैफिक जाम, अखनूर से जम्मू तक मुसीबतें लोगों की बढ़ सकती हैं, बल्कि बढ़ भी रही हैं। इन दिनों इस सारे सिलसिले से वो गुजर रहा है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL, जिसके अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज हैं, नितिन गडकरी जिसकी जिम्मेदारी इस वक्त संभाले हैं, वो इस पूरे ये जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर रही है। सड़क की कुशादगी का उसके पास जिम्मा है। 1345 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर रहे हैं और 4 अलग अलग पैकेजेस में 4 अलग अलग मराहिल में से मुकम्मल किया जाना था, जिसका ये तीसरा मरहला है। और
कुल मिलाकर ये मंसूबा अब जाकर मार्च 2023 तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद जम्मू से पुंछ और राजौरी जाने में भी बहुत हद तक आसानी होगी, क्योंकि रास्ता बराह रास्त इन दोनों ट्विंस जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जोड़ता है। दूसरी बात, सितंबर 2022 में इससे पहले जो रखी गई थी, दूसरा फेज कंप्लीट हुआ था। एक तो जहां इस मंसूबे के ऊपर जो पिछली डेडलाइन थी वो क्रॉस ओवर हुई, पहले 10 तारीख फिर 15 वहां तक पहुंचे, फिर एट द एंड ये हुआ कि तकरीबन इसी के ऊपर जो चूंकि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है वो भी यहाँ से गुजरती है, बिजली का सारा सिस्टम है, पुंछ हाउस भी बहुत करीब है, अफसरान के घर हैं, तो उन सारी चीज़ों से होकर गुजरना था और बीच में खेत खलियान आते हैं। वाइडनिंग के प्रोसेस में मुआवजे की बात होती है, अराजी का मामला होता है, उन सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से। और अब जाकर भगवती नगर चौक से तकरीबन ये 1 किलोमीटर के आसपास का जो चौथे तवी ब्रिज के आसपास ये जो जाकर सड़क मिलती है वहां तक पैकेज 1 में, उसके बाद दूसरे फिर तीसरे में काम शुरू हुआ और स्ट्रेचिंग का काम जो है वो आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर लगभग शुरू हो जाएगा। जम्मू अखनूर सड़क मंसूबा मार्च 2023 तक मुकम्मल होने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। बिल्कुल आसिफ, ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ये से कहेंगे कि बड़ा जो फ्लाईओवर है वो यही माना जा सकता है, क्योंकि जो कैनाल है जम्मू है वहाँ से गणेश विहार जो मुट्ठी का एरिया है वहाँ तक लगभग ये 20 किलोमीटर का जो जम्मू का डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वहाँ तक है, और ये 20 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर है और ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जा रहा है। और इस फ्लाईओवर में हम कहें तो इस वक्त काम भी लगभग मुकम्मल हो चुका है और फिर 2018 में शुरू हुआ था इस शाहराह पे काम, और 2018 के बाद बलोड़ा में कुछ किसानों ने, कुछ लोगों ने कोर्ट चले गए थे कुछ मामला को लेकर, फिर उस वजह से काम रुक गया था। लेकिन अब सरकार ने इसमें पूरी तरह से जो है काम शुरू किया हुआ है और उम्मीद है कि इंतज़ार है सिर्फ कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो आएगी जम्मू कश्मीर और उस कौमी शाहराह का इनाग्रेशन भी करेगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ी शाहराह है जम्मू अखनूर शाहराह, और ये लगभग मुकम्मल है, अबाउट टू कंप्लीट नहीं बल्कि अबाउट इट इज़ कंप्लीट नाउ जिस तरह हम नज़र आ रहा है। और मार्च 2023 तक इसको एंटायर पूरी तरह से मुकम्मल जो है वो किया जाएगा। फ्लाईओवर पे काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अहदेदार ये भी बता रहे हैं कि एक बड़ी जो है एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर में, जो और ख़ासतौर पे मरकज़ी सरकार में जो नितिन गडकरी डायरेक्टली इसको मॉनिटर करते रहे और बाज़ाब्ता तौर पे फंड्स वगैरह की कोई कमी नहीं रखी गई, तो इससे बड़ा जो पुंछ का और राजौरी का इलाका जो है उस इलाकों के लिए जो पाली रोड जो है रोड कनेक्टिविटी दुनिया के साथ उसमें कहीं न कहीं राहत होगी। और फिर जम्मू से जो अखनूर तक के शाहराह है जिस पे सुबह सुबह के वक्त एक बड़ा रश रहता है, उस रश में भी किसी हद तक जो है परेशानी से नजात मिलेगी। आसिफ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब तहकीकाती एजेंसियों की भी करते हैं। कार्रवाई वस्ती इलाकों से शुमारी इलाका जात तक हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको SIA की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है, डिटेल्स बताई गई है, कार्रवाई कैसे हुई, कैसे कहां पर चार्जशीट में किसका नाम आया है, ये डिटेल सामने आई। और NIA की तर्ज पर काम करने वाली जो रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने भी एक खुसूसी अदालत में लश्कर तैयबा तंजीम के साथ 3 बताया जाता है कि गैर दर्जाबंद जो मिलिटेंट्स हैं इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जो ऑफिशियल रिलीज आया उसमें ये भी पता चला है कि श्रीनगर की जो अदालत है उसमें चार्जशीट मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश की गई और चूंकि FIR नंबर या जो केस था वो बारामूला नॉर्थ कश्मीर का भी सामने था और UAPA एक्ट की मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल किया गया, 121, 121A, 38, 23 और एक्ट की 18वीं शिक का भी सहारा लिया गया है, IPC का भी सहारा लिया गया है। और बताया जाता है कि टारजू सोपुर के 3 मुलजिमान, एक जाहिद मुश्ताक गनई व मोहम्मद मुश्ताक अहमद साकिन अमरगढ़ सोपुर, आमिर शफायत मीर हैं, ये बताया जाता है कि 9 उमर हैं, ये भी अमरगढ़ सोपुर का है, जुवेनाइल है, और ताहिर निसार शेख ये भी चूँकि कम उम्र है, नाबालिग है, और ये भी बताया जाता है कि बागिर अहमद सोपुर का ये रहने वाला है। इन तीनों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, लेकिन इनमें से 2 जो नाबालिग हैं CCL के खिलाफ चार्जशीट जो चूँकि जुवेनाइल में ही आते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इनकी बात जाना ज़रूरी था, बारामूला के सामने वो रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। और ये मुकदमा इब्तदाई तौर पर पुलिस थाना एक तो टारजू सोपुर के अंदर और उसके बाद पुलिस कंपोनेंट सोपुर की तरफ से एक डॉकेट की वसूली पर दर्ज किया गया था सनम, जिसमें अब केस आगे बढ़ा है। 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन SIA के मुताबिक 2 इनमें नाबालिग थे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बारामूला के सामने भी जो है चालान में बात रखी गई है। देखिए बिल्कुल ये सोपोर के तारजू इलाके का मामला है और पुलिस इस मामले में बता रही है कि एक नाके के दौरान
सोपोर के तारजू के इलाके में जो वहाँ पे नाका हुआ था, उस नाके के दौरान गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी के बाद में तफ्तीश हुई थी। उस तफ्तीश में जो है ये सारी गिरफ्तारियाँ हुई थी और यहाँ पे जो एक AK-47 राइफ़ल जो है वो भी पुलिस ने ज़ब्त की थी सोपोर की इस तारजू मामले में। और अब इस मामले में ये जो मामला है, क्योंकि इसमें 2 नाबालिग भी हैं और ये मामला जुवेनाइल जस्टिस के सामने भी रखा गया था, अब इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने जो है SIA ने है चार्जशीट वगैरह जो है वो चालान कर दिया है, पेश कर दिया, चार्जशीट कर दिया है। अब देखना है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो इस मामले में आगे क्या हुक्मनामा जारी करती है। चलिए, कार्रवाई की बात हो रही है तो एक और अहम मामले पर भी जरा नजर आपकी दौड़ाते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए और ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड है। वादी कश्मीर से सनम, जहां पर कुछ खवातीन इस तरीके से जाएं और बहुत हमदर्द लोग भी हैं जो इन लोगों को रोजगार के लिए यहाँ मौका फराहम करते हैं, लेकिन यही खवातीन मिलकर कुछ लोगों के साथ और फिर लोकल्स कुछ इनके साथ मिले, चंद ऐसे शरारती अनासर जो इंसानी स्मगलिंग के इस नेटवर्क का मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एक चेन को फैलाने की कोशिश करते हों। ये शायद बहुत कम ऐसे केसेस देखे गए, लेकिन उन रेयर केसेस में से एक ये भी है और बड़ा संगीन मामला है बडगाम के अंदर, जहां पर कार्रवाई हुई है और पर्दाफाश हुआ है इंसानी स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह का। तस्वीरें आपके सामने बडगाम पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया। जो विक्टिम्स थे उनके भी 14 बच्चे इनसे बाजियाब कराए गए हैं और जिन लोगों का पर्दाफाश हुआ इनमें 2 खवातीन हैं। कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वादी कश्मीर के अंदर। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक ये सेंट्रल कश्मीर के अंदर सनम मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये बडगाम का इलाके में ये कार्रवाई हुई है। डोलीपोरा के इलाके में शमीम को नामी एक शख्स को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है और उसके साथ 2 खवातीन को गिरफ्तार किया, लेकिन इसमें अलमिया बहुत है। अगर ये वाकई में जिस तरह से लोग अभी तक खबरें निकल आ रही हैं, तो फिर हमारे सोशल मीडिया पे हमारे उलमाए किराम होते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो अक्सर बाकी जो हमारे माशरे के जो बाकी पहलू हैं, मैं उनसे कहूँगा तजादु में पड़े रहते हैं। उन्हें भी होश के नाखून लेना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद ये तस्वीर कश्मीर की सामने आ रही हैं, उस कश्मीर की जिसको पिरवार कहा जाता है, उस कश्मीर की जहाँ पे हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो उस कश्मीर में अगर ये हो रहा है और ये बेबस खवातीन हैं, ये बेबस लड़कियाँ हैं जो किसी न किसी नाबालिग नजर आती हैं, तमाम की तमाम खवातीन हैं और फिर ये सब कुछ जो हुआ है इस पे फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो वहाँ पे लड़कियाँ वगैरह जो है जिन्हें जो इन्होंने इनके जो जिससे हम आम तौर पे कहीं यरगमाल वगैरह जो बना रखी थी, उन्हें फ़िलहाल तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे भेजा गया है, नारी निकेतन जिन्हें कहा जाता है वहाँ भेजा गया है। लेकिन ओवरऑल ये अलमिया हमारी रियासत में नहीं था, इस तरह की चीज़ें नहीं थी और ये जो है तरक्की हमने कर ली, लेकिन इस तरह की तरक्की कोई कश्मीरी नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़ है, हमारे एथिक्स है और हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स में ये चीज़ जो है ये किसी को बर्दाश्त नहीं होती है और इस पर चाहेगा हर कोई कि क्या। लेकिन हम इसमें असल खबर जो है ये बडगाम से हमें पता चलेगी। अशरफ जो है हमारे साथ वहाँ से मौजूद रहेंगे, हम अशरफ के पास ही चलेंगे कि अशरफ ये वाक़ा जो है ये कहाँ का है, गैर रियासती बच्चियों को कैसे कश्मीर पहुँचाया गया, क्या मुद्दा मकसद था, ज़रा अशरफ बताइएगा आपके पास अगर कुछ तफसीलात हैं। देखिए सनम, जहाँ तक हम इस केस के हवाले से बात करते हैं, बडगाम पुलिस को इससे पहले भी इस तरह की इत्तलात मिल रही है कि बडगाम में जो है खवातीन की स्मगलिंग हो रही है, तो बडगाम पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करते हैं। कल उनको जब उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब बडगाम के करीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है जिसको पार्थन कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है इस तरह की लड़कियाँ छुपाई गई है जो कि रियासत के मुल्क के मुख्य रियासतों से लाई जाती है और कश्मीर में उनको जो है स्मगलिंग की जाती है और उनको भेज दिया जाता है लोगों को। तो बडगाम पुलिस को इंफॉर्मेशन थी और अचानक से जो वहाँ पर जो SHO बडगाम है वो वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जो है एक घर पे छापामारी की और वहाँ से एक तो 14 लड़कियों की बाज़ाब्तारी की और साथ ही उन 3 की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है, जिनमें से 2 खवातीनें हैं और एक मर्द है जिसके घर में इनको छुपाया गया था। फिलहाल SSP बडगाम ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता उन्होंने जो प्रेस नोट जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि 3 जो है इसमें जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद भी जो है इसमें गिरफ्तारी होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से ये हम ये कह सकते हैं ये जो गैंग था तो इससे पहले भी इन्होंने कई लड़कियों को जो है भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है अब इसमें जो गिरफ्तारियां और होगी उन लोगों के पास भी चली जाएगी जिन्होंने उनको खरीदा है। तो ये एक बहुत बड़ा
हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क किस तरह अब यहाँ के लोग जो है कितने गिर चुके हैं इंसानी तौर पे, हम देखें या अशरफ, जी जी अशरफ 14 लड़कियां एक घर में, पास पड़ोस के सब लोगों के कान बहरे थे, आंखें अंधी हो गई थी कि उन्हें पता नहीं चला और उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये कश्मीरी भी नहीं थे, गैर रियासती थे, जुबान का फ़र्क भी, तो पास पड़ोसियों का भी कुछ वो क्या उनके भी सब कुछ अब होश कश्मीरी के जो हैं वो ठिकाने नहीं है जो इस तरह से खामोश रहे अब तक। देखिए सनम, जहाँ तक इन लड़कियों की हम बात करें या उस मोहल्ले की हम बात करें, और जहाँ पर इन लड़कियों को रखा गया था, इनको मुख्तलिफ घरों में रखा गया था ताकि ये कहा गया था, इस तरह की भी बातें सामने है कि इनको ये कहा गया कि इनके पास घर नहीं है तो इनको रख दीजिए फिलहाल करके, जब तक इनको जो है असली घर वालों के पास हम भेज देंगे। ये हमारे कुछ तरह के रिश्तेदार भी लगते हैं, यानी अगर एक लड़की है उसके ये रिश्तेदार है तो जैसे एक एक करके दो करके इनको भेज दिया जाता है। तो शायद वहाँ के गाँव वालों को भी इस बारे में इल्मत हो सकती थी और उन्होंने शायद इस बात को जो है छुपा के ही रखा है। जब पुलिस ने कल कार्रवाई की उसके बाद हमने देखा पूरे जो बड़गांव है, गाँव कौन सा है, ये गाँव कौन सा गाँव है और ये क्या पूरा मोहल्ला ही इसी टाइप का है कोई? देखिए ये जो गांव है, मैंने पहले भी कहा, बड़गाम से करीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पारखन इस जगह का नाम है, जो कि खान साहब इलाके में पड़ता है। पारखन इस इलाके का नाम, तो वहां से इनकी बाज़ाब्तारी बड़गाम पुलिस ने की। फिलहाल जो है 14 लड़कियां इस वक्त जो है जो नारी निकन सेंटर है चाडोरा में, वहां उनको जो है बाज़ाब्तारी का काम शुरू कर दिया गया है और बड़गाम पुलिस और भी मजीद जो है गिरफ्तारियां अमल में ला रही है। तो उसके बाद ही पता चलेगा आखिर इसमें कौन कौन से लोग मुलवस है, क्या बाहर से भी लोग जो इनको यहाँ सप्लाई करते थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस तरह खवातीन की स्मगलिंग करना, तो जाहिर सी बात है ये सब जो है आउट ऑफ स्टेट की लड़कियां लग रही, क्योंकि बादशाह से ही पता चलता है, मगर इसके पीछे क्या कुछ और भी हकाइक है वो सामने आएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बड़गाम पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये आसिफ, हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता था और 14 लड़कियों के एक जगह पर होना, ये मोहल्ले का मोहल्ला ही क्या आंखों पे पट्टी बांधे हुए था। ये अलमिया है और नाम इलाके के खान साहब के इलाके के हैं, नाम खान साहब है और वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई होना, कश्मीर का मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और दुनिया का कोई मुआशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और ख़ास तौर पे कश्मीरी तो है ही बहुत इस तरह के मामलात में। और उम्मीद है कि इस तरह पे ये मोहल्ले से पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों आंख बंद थी, आपको पता नहीं था कि आपके पड़ोस में गैर रियासती खातून है और आपने कहीं पे ये किया है। तो इस मामले में बहुत दुख होता है जब इस तरह के वाक़ात आते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से भी आसिफ बड़ी खबर है, और उत्तर प्रदेश के आज़म खान को कल जिस तरह कोर्ट ने 3 साल की सज़ा भी दी थी और उसके बाद आसिफ उनको उत्तर प्रदेश की अदालत में माफ़ की उनकी असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पे जो उनकी सीट थी वहाँ पे जो रुकनीत थी उसको भी कल मुअत्तल कर दिया। आसिफ बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धचका है और रुकन असम्बली आज़म खान की असम्बली रुकनीत भी मनसूख कर दी गई है, जिन्हें 3 साल की सज़ा भी पहले सुनाई गई। हेट स्पीच का मामला 2019 का था रामपुर की अदालत से, और बताया ये भी जा रहा है कि यूपी असम्बली स्पीकर ने एसपी लीडर और रामपुर से रुकने जो असेंबली हैं एमएलए हैं आज़म खान, उनको यूपी कानून साज असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज़म खान को कानून साज असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार देने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट को भी इतला भेज दी है, जिस पर असेंबली सेक्रेटरीट ने उनकी नशिस्त खाली करार दी है। यानी अब वहां पर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, अब नया मेंबर कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। आज़म खान गुज़श्ता रोज़ सन 2019 का एक नफरत अंगेज तकरीर का केस सामने आया था, 3 साल कैद के साथ 2000 रुपये जुर्माने की भी सज़ा उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। और 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान रामपुर में इंतखाबी तकरीर के दौरान आज़म खान ने काबिल एतराज़ कुछ बातें कही थी। हालांकि बहुत सारे लीडरान ने उल्टा सीधा कहा था, लेकिन कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, कुछ अभी भी बाहर घूम रहे हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान रामपुर की जो मिल्क असेंबली सीट थी, इस पर इंतखाबी तकरीर के दौरान आज़म खान ने काबिल एतराज़ बातें कही थी, जो उस वक्त वीडियोज़ उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुए। और उस वक्त के डीएम, इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म मोदी के बारे में भी काबिल एतराज़ तबसरा किया गया था, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। वहीं बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने भी पुलिस से इसकी जब शिकायत की तो सख्ती से नोटिस लिया गया। 27 अक्टूबर को अदालत ने इसी मामले पर समाअत के बाद आज़म खान को मुजरिम करार दिया, लेकिन अब उनके हाथ से सीट भी चली गई है और उनकी जो नशिस्तें असेंबलियों में खाली करार दी गई है, जिस पर नए सिरे से अब चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल मुसीबत
आम आदमी पार्टी के लिए, जहां दिल्ली में थी, पिछले दिनों हेट स्पीच के केसेस सामने आए थे, अब उनमें कार्रवाई होना बाकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान की सीट चली गई है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक स्टॉलवार्ट और गरीबों के लीडर माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव का भी इंतकाल हुआ। पार्टी अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी, नाराजगियां कुछ चल रही थी, जेल से वापस आजम खान भी निकले थे, लेकिन उसके बाद एक और शदीद झटका जो कि अदालत की तरफ से उन्हें दिया गया। ये अब तक का अपडेट था। अब से थोड़ी देर पहले जो मजीद इतलात मिल रही थी, और अब काम होगा कि आइंदा इस सीट से कौन एमएलए बनकर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को और खबरों के सिलसिले को यहाँ रोकेंगे थोड़ी देर, यहाँ ब्रेक और लेना है। ब्रेक के उस पार एक अहम रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आप प्रोग्राम में कॉल का सिलसिला 9:35 से 40 के दरमियान कीजिएगा, क्योंकि आखिर में एक रिपोर्ट के साथ आपको छोड़कर जाएंगे। हमारे साथ आप रहेंगे ब्रेक के उस पार।